की जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि इसमें जब भी हम कोई भी सामान खरीदते हैं या कोई भी कार्य करते हैं तो एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत करते हैं। तो इसको ट्रीट करने के लिए ब्रिटिश भारत में सबसे पहले क्या हुआ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ईस्वी में पारित किया गया, ठीक है। और जो ये एक्ट पारित हुआ ये कब से लागू हुआ, 1 सितंबर 1872, माने 1 सितंबर 1872 से यह कानून लागू हो गया। तो इसका सेक्शन फर्स्ट क्या कहता है, देखिए सेक्शन फर्स्ट क्या कहता है कि ये संविधान 1 सितंबर 2018 सॉरी 1 सितंबर 1872 से जम्मू कश्मीर को छोड़कर, J&K को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू होगा, ठीक है। तो इसमें देखिए पहला क्या है कि सेक्शन फर्स्ट ये करता है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये जो अधिनियम है, ये भारतीय संविदा अधिनियम कहला गया। दिस एक्ट इज कॉल्ड एन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है। तो इसका सेक्शन 2A क्या कहता है, जो कॉन्ट्रैक्ट के लिए सबसे मेन जरूरी क्या होता है कि सबसे पहले कोई क्या करेगा, प्रपोजल देगा, ठीक है। दूसरा अगला बंदा क्या करेगा, उसको स्वीकार करेगा, ठीक है। स्वीकार करेगा, फिर उसको वो क्या बन जाएगा, प्रॉमिस बन जाएगा, ठीक है। प्रॉमिस बन जाएगा तो फिर जब वो जो प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेगा तो प्रॉमिस बन जाएगा। जो जो प्रॉमिस होता है वो क्या होता है कि एक एग्रीमेंट का निर्माण करता है। एग्रीमेंट निर्माण तभी होगा जब दो पार्टी होंगी, ठीक है। दो पार्टियों के बीच में एग्रीमेंट का निर्माण होता है, तो ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि जब एग्रीमेंट बन गया, एग्रीमेंट अगर वह एग्रीमेंट कानून के हिसाब से वैध है, कानून का उल्लंघन नहीं कर रहा है, और जो व्यक्ति हैं, जिन व्यक्तियों के बीच में एग्रीमेंट हुआ है वो वैध हैं, वो अवैध हैं कानून के हिसाब से, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है कि कानून के हिसाब से जो एग्रीमेंट हो रहा है वो वैध है, तो क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक प्रपोजल होता है। प्रपोजल हमारे सेक्शन अधिनियम की धारा जो 1800 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1872 की सेक्शन 2A में परिभाषित किया गया है। क्या किया गया है, प्रपोजल को अधिनियम की धारा 2A में परिभाषित। देखिए जैसे अभी क्या हुआ कि का ने कहा, मान लीजिए का या एक कोई भी नाम दे दीजिए, राम ने श्याम से कहा कि हमें एक कार बेचनी है। तो उसने क्या किया, प्रपोजल दिया कि हमें एक कार बेचनी, ये प्रपोजल नहीं होता, सॉरी ये प्रपोजल नहीं होगा। उसने कहा कि हमें ये कार 10,000 रुपए में बेचनी है, क्या आप खरीदोगे। तो ये क्या हो गया, प्रपोजल हो गया, प्रपोजल, ठीक है। सेक्शन 2E, अब सेक्शन 2B की फर्स्ट लाइन जो है, सेक्शन 2EB की फर्स्ट लाइन क्या है, एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस, ठीक है। एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस में क्या है कि इसने क्या किया कि राम ने श्याम से कहा कि मैं 2,000 या 10,000 रुपए में कार बेचूंगा, क्या आप खरीदोगे। तो श्याम ने कहा, ठीक है, श्याम ने कहा कि हाँ। उन्होंने क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया। जैसे ही एक्सेप्ट कर लिया वो क्या बन गया, प्रॉमिस, जो कि सेक्शन 2EB की सेकंड लाइन में प्रॉमिस को परिभाषित किया गया है, ठीक है। प्रॉमिस को सेक्शन 2B की सेकंड लाइन में परिभाषित किया गया है, ठीक है। और जैसे ही प्रॉमिस हो गया, उसने कहा कि हाँ चलो ठीक है, तो उन्होंने तुरंत कहा कि लाओ भैया कागज, हम लिखा पढ़ी करा ले ही थे, अब खरीद ले। तो जैसे ही उन्होंने कहा कि हाँ चलो ठीक है, हम दोनों लोग सहमत हो गए और कानून के हिसाब से वैध हैं, तो वो क्या करेंगे, एक एग्रीमेंट का निर्माण करेंगे, ठीक है। एक करार का निर्माण करेंगे, हिंदी में बोले तो करार, इंग्लिश में बोले तो एग्रीमेंट, ठीक है। एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट का निर्माण करेंगे, ठीक है। और एग्रीमेंट, प्रत्येक एग्रीमेंट जो कानून द्वारा वैध है, जो व्हिच इज इनफोर्सेबल बाय लॉ, एन एग्रीमेंट व्हिच इज इनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 2B सॉरी सेक्शन 2H में कॉन्ट्रैक्ट को परिभाषित किया गया, सेक्शन 2E एग्रीमेंट लिखना भूल गए थे, एग्रीमेंट को परिभाषित किया गया, ठीक है। एग्रीमेंट, सेक्शन 2E एग्रीमेंट, सेक्शन 2H कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो देखिए हमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो कॉन्ट्रैक्ट का जो मेन इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन की हम बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में हमें कितने सेक्शन पढ़ने हैं, सेक्शन 2A, सेक्शन 2B की फर्स्ट लाइन, सेक्शन 2B का सेकंड लाइन, सेक्शन 2E और सेक्शन 2H। इसमें क्या होता है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट का पूरा परिभाषा आ जाता है। तो अब देख लिए कॉन्ट्रैक्ट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हम क्या क्या पढ़ेंगे। फर्स्ट पढ़ेंगे प्रपोजल, जो कि सेक्शन 2A में परिभाषित किया गया है। दूसरा क्या है, अपना एक्सेप्टेंस, माने जब कोई अगला बंदा कहेगा कि हाँ हमें ये चीज बेचना है, क्या आप खरीदोगे, तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे ना। तो पहला स्वीकृति, सबसे पहला प्रपोजल, दूसरा स्वीकृति, और तीसरा हमारा जो सबसे मेन चीज होता है प्रॉमिस,
उसने वादा कर लिया कि हाँ ठीक है हम बहुत अच्छे से खरीद लेंगे। तो अगला हमारा क्या है, एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस, फिर उसके बाद अगला प्रॉमिस। देखिए इंपॉर्टेंट जो कॉन्ट्रैक्ट की परिभाषा में है वही हम बता रहे हैं, ठीक है। प्रॉमिस देन ये क्या बन जाएगा, एग्रीमेंट। क्या बन जाएगा, एग्रीमेंट। एग्री एग्रीमेंट। और जो एग्रीमेंट, अब मान के लिए एग्रीमेंट बन गया, हाँ कानून के रूप से वैध है, जो वयस्क क्या कहते हैं वयस्क व्यक्तियों के बीच है, दिवाली वगैरह नहीं है व्यक्ति, तो उनके बीच जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें कोई भी कानून का उल्लंघन नहीं है, तो वो क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा हमारा। देन हमारा क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट। और इसके लिए देखिए क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट क्या एक कानून है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एक लॉ है, हाँ भैया है। सेक्शन 2 आपको पढ़ना पड़ेगा आगे, सेक्शन 37। सेक्शन 37 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत ये साफ कह देती है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट, जो भी कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी, जो भी एग्रीमेंट कानून लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल है वो क्या है, कानून है। तो जब एग्रीमेंट जो एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज व्हिच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। जो एग्रीमेंट कानून के द्वारा वैध है वो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है। तो भैया कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं होगा लॉ, ला वो भी तो होगा। तो आगे हम वीडियो को पूरा देखेंगे, इससे पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इससे जो लॉ से संबंधित आपको सारे वीडियोस मिलते रहेंगे। रोल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट कहाँ कहाँ प्रयोग हो सकता है, डेली लाइफ में हो सकता है। जैसे कोई अभी हम क्या करें, घर से निकले मार्केट के लिए, वहां पे गए, बोले कि हमें चावल दे दीजिए, ठीक है। मैंने 10 किलो चावल खरीदे, उसके लिए हमने पैसे दिए या उधार कर लिए, तो उसके तहत उसके उसमें भी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। हमने एक भाड़े पर कोई भी सामान वहां से लाने के लिए लिया, उसके लिए भी एक कॉन्ट्रैक्ट की बनता है, ठीक है। तो डेली लाइफ में भी कॉन्ट्रैक्ट होता रहता है। फिर उसके बाद हम कॉन्ट्रैक्ट बेलमेंट की, देखिए बेलमेंट में क्या होता है, बेलमेंट पे क्या होता है कि हमने एक कार मान के चलिए भाड़े पर लिया, तो माने किसी ने उसकी क्या 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 बेलमेंट दे दिया कि हाँ हम इसके जिम्मेदार होंगे, और जैसे ही काम हमारा खत्म होगा हम आपका कार वापस कर देंगे, मान के चलिए। या ऐसे समझ लेते हैं, ए ने एक घड़ी दिया, ए ने एक वॉच घड़ी दिया रिपेयर के लिए, तो रिपेयर वाले ने जैसे ही रिपेयर हो गया, उसने घड़ी इसको ए को वापस कर देगा। तो इसमें भी एक कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट लिखित भी हो सकता है या फिर मौखिक भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। तो देखिए रियल इस्टेट सेक्टर भी बहुत जरूरी होता है। देखिए रियल इस्टेट सेक्टर में जो भी होती है प्रॉपर्टी, जो होती है रियल इस्टेट में प्रॉपर्टीज का मोबाइल होता रहता है, तो उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट का होना बहुत जरूरी होता है। अफ्रेटमेंट, देखिए अफ्रेटमेंट क्या होता है, अफ्रेटमेंट पे होता है जब कोई भी भाड़े के लिए कोई भी सामान लेता है, यहाँ पे मान के चलिए मोस्टली कहाँ पे किया जाएगा, इंडियन मर्चेंट के लिए, मर्चेंट नेवी के लिए, काहे के लिए, मर्चेंट नेवी के लिए। ये अफ्रेटमेंट अधिकतर यूज होता है कॉन्ट्रैक्ट में मर्चेंट नेवी के लिए। पर्सनल सर्विस, जैसे कोई अपने यहाँ नौकर रख लेता है, कोई अपने यहाँ नौकर रख लेता है पर्सनल सर्विस के लिए, तो उसमें क्या होता है कि वो भी जो नौकर रखता है वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत, एक एग्रीमेंट के तहत रखता है कि हाँ आपको इतने दिन काम करना है, हम इतना करेंगे, उसके बदले में हमें इतना पगार दिया जाएगा। और दूसरा क्या है, अगला क्या है, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में देखिए होता क्या है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट एक्ट। प्रत्येक जो भी इंडिविजुअल, जो भी कंपनी, अधिकतर फर्म है जो वो सारी जो है गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहती है, ये अधिकतर गवर्नमेंट सरकार के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट। ई कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, देखिए कॉन्ट्रैक्ट हर जगह होता है, प्रत्येक कॉन्ट्रैक्ट के कुछ भी नहीं होता है। जैसे पहले ही कोई भी वेबसाइट पे जाओ तो पहले ही कर देते हैं टर्म एंड कंडीशन अप्लाई या एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशन, पहले ही वो पूछ लेते हैं कि हाँ मेरे द्वारा बनाए गए सभी कंडीशंस को आप फॉलो करेंगे तभी आप हमारे वेबसाइट के यूज कर सकते हैं। तो ई कॉन्ट्रैक्ट अधिकतर अब सामान क्या होता है, अधिकतर लोग ऑनलाइन ही मंगाने लगे हैं, तो इसके लिए ई कॉन्ट्रैक्ट का पढ़ना भी बहुत जरूरी है। चलिए हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट के सोर्सेस की। देखिए लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के जो सोर्सेस है, इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट है इनको कैसे ट्रीट किया जाएगा, ये सब के लिए हम देखिए क्या करते हैं। तो पहला जो है भारतीय संविधान द्वारा या फिर ब्रिटिश संविधान, जब ब्रिटिश राज करते हैं तो ब्रिटिश भारत में संविधान एक्ट पारित किया जाता है, अधिनियम। तो लेजिस्लेशन में बात करते हैं, जो विधान बनाया जाता है, तो इनमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी इंपॉर्टेंट है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 इसमें जो पास हुआ, इसके अंतर्गत जितने भी हो वो ट्रीट किए जाते हैं। फिर इसके बाद प्रेसिडेंट्स आ जाते हैं। प्रेसिडेंट्स में देखिए क्या आता है, प्रेसिडेंट्स में जो
हाई सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट होते हैं, आने पर हाई सुप्रीम कोर्ट एससी और एचसी। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट क्या होते हैं, इनके जजेस जो भी किसी भी केसेस पे जो उसमें लिखित नहीं होते, जो भी अपना देते हैं, निर्णय देते हैं, उनको भी निर्णय को आपस में मिलाकर ये कहा जाता है कि हाँ ये पिछले जजेस ने ये इस केस में फला केस में हमें ये दिया हुआ था, तो ठीक है प्रेसिडेंस। और कस्टम्स में क्या होता है, देखिए कस्टम्स में क्या होता है, कुछ चीजें हैं जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या फिर उसमें नहीं दी गई, तो इसमें क्या होता है, जैसे एजेंसीज में क्या होता है, एजेंसीज हो गया, और इसमें एक और इम्पोर्टेंट होता है, वो क्या होता है, इंडियन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंतर्गत भी इसमें जो होते हैं, इसके जो विधान होते हैं उसको ट्रीट किया जाता है, ठीक है। और उसके लिए इसमें और भी क्या देखा, देखिए सोर्सेस में और क्या देखा जाता है, तो जो लेखक हैं, लेखक के उनके जो हैंड रिटन नोट हैं, नोट में उन लोगों ने बहुत सारा सर्वे करने के बाद भी उसको, काफी माइंड के बाद भी उसको लिखा हुआ था कि उसमें कि क्या है कि किसी भी केस के बारे में या किसी भी चीज को कि उसकी सही डिफिनेशन अनेक लेखकों ने अपने अपने हिसाब से दिए, तो उनको भी मिलान करके भी जो है कॉन्ट्रैक्ट का देखा जाता है। तो ठीक है, इसमें पहले बात करते हैं कि इसके पहले जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 1872 के पहले क्या होता था। देखिए 1872 के पहले क्या होता था कि जो हिंदू थे उनको हिंदू लॉ के हिसाब से ट्रीट किया जाता था, जो मुस्लिम थे उनको मुस्लिम लॉ के हिसाब से किया जाता था, ट्रीट किया जाता था। तो हिंदू तो वैदिक काल से, तो मुस्लिम बाद में आए थे, लेकिन फिर भी दोनों धर्म यहाँ पे मुख्यतः दो ही धर्म थे, तो इन दोनों को वही हिसाब से ट्रीट किया जाता था, ठीक है। जैसे कोई भी केस आया कि कॉन्ट्रैक्ट से कोई भी केस आया तो उसको हिंदू है तो हिंदू के बीच से, और मुस्लिम है तो मुस्लिम के बीच से ट्रीट किया जाता था। और देखिए अब क्या है, अब क्या है, इसको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में देखिए अब कैसे ट्रीट किया जाता है। 1872 का जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आया था, अब जितने भी कॉन्ट्रैक्ट के केसेस आते हैं, जो भी फ्रॉड होते हैं, जो भी कॉन्ट्रैक्ट का भंग करता है, उसको 1872 के अंतर्गत, या फिर देखिए इंडियन स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट आया था। इंडियन स्पेसिफिक रिलीफ 1963 में आया था। कितने में आया था, 1963 में। इसके अंतर्गत भी किया जाता है। और आईपीसी में भी जो चीटिंग एक्ट है, जो चीटिंग है, इसमें चीटिंग को आईपीसी की धारा 415 माने 415, शायद 415 ही है समथिंग, 415 के अनुसार इसको दंडित किया जाता है, जो भी संविधा का भंग करता है, जो संविधा का उल्लंघन करता है। तो उसके बाद देखते हैं, बात करते हैं, देखिए अब लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की इंपॉर्टेंस क्या है, उसके हमें लॉ हमें कॉन्ट्रैक्ट करने से मिलेगा क्या, ये देख लेते हैं। तो देखिए पहली चीज क्या होती है, प्रोविजंस हो जाता है हमारा, कि हमने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया, कोई भी एग्रीमेंट किया, करार कर लिया कि हाँ कोई भी सौदा कर लिया, तो उसके लिए हमें क्या होता है, प्रोविजंस हो जाता है कि अगर उसने उल्लंघन किया तो हमें क्या मिलेगा, अगर उसने उल्लंघन किया तो हमें क्या मिलेगा, ठीक है। और दूसरा क्या होता है कि हमारा इसमें जो पार्टीज होती है वो रिस्पॉन्सिबल हो जाती है किसी एक चीज के लिए, ठीक है, उसमें रिस्पॉन्सिबल हो जाती है किसी एक चीज के लिए कि हाँ ये अगर मान के चलिए इसने अगर भंग किया तो इसको ये करना पड़ेगा, उसने अगर संविदा का करार का भंग किया तो उसको वो करना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, अगला क्या होता है, प्रोविजंस हो जाता है और भविष्य के लिए, जो फ्यूचर्स के लिए है, उसको एक अपना एक वो हो जाता है कि हाँ अगर मान के चलिए करार अगर ये भंग हो गया तो मुझे फ्यूचर में ये चीज हो सकता है, तो इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट करना बहुत ही जरूरी हो जाता है, ठीक है। अगला हम बात करते हैं इस कॉन्ट्रैक्ट अला, क्या कॉन्ट्रैक्ट एक ला है, हाँ बिल्कुल है। देखिए अधिनियम की धारा 2H क्या कहती है हमें, 2H यही तो कहती है कि एन एग्रीमेंट व्हिच इज इनफोर्सेबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो जितने भी एग्रीमेंट हैं वो अगर लॉ के द्वारा वैध हैं तो जाहिर सी बात है वो कॉन्ट्रैक्ट हैं। तो अगर जो कॉन्ट्रैक्ट या ऐसे हम बात करते हैं जो भी एग्रीमेंट लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं है या लॉ के द्वारा वैधता प्रदान नहीं की गई है, वो क्या होंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे। तो इसीलिए कहा गया कि अभी प्रत्येक करार संविदा नहीं होती, जाहिर सी बात है, और प्रत्येक संविदा जो है करार से होती है, क्योंकि करार संविदा से ही संविदा जो है करार से बनती है। देखिए हम ऐसे बात कर लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट हो गया, थोड़ा सा मिटा लेते हैं इसको। देखिए एक कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट किससे बना है, कॉन्ट्रैक्ट है, मान के चलिए कॉन्ट्रैक्ट किससे बना है, एग्रीमेंट से। एग्रीमेंट किससे बना है, प्रोमिस से। एग्रीमेंट किससे बना है, प्रोमिस से। और प्रोमिस कैसे बना, प्रपोजल से। प्रोमिस कैसे बना, प्रपोजल से। माने जब कोई कहता है कि हमें, मान के चलिए ए ने कहा कि हमें एक
कार बेचना है, या मुझे मान के चलिए एक कार बेचना है। उसने क्या किया, प्रपोजल दिया आगे वाले बंदे को, ठीक है, प्रपोजल दिया कि मुझे एक कार बेचना है, क्या आप खरीदोगे? ठीक है, उसने प्राइस बता दिया, एकदम क्लियर सारी बातें, उसमें क्लियरिटी होनी चाहिए, तभी जो भी एग्रीमेंट होंगे तभी होंगे जब सारी बातें क्लियर होगी। मान के चलो उसने कहा कि मुझे एक कार 2 लाख रुपए में बेचनी है, क्या आप खरीदोगे? तो उसने, बी ने कहा कि हाँ, उसने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है भैया मैं खरीदूंगा, आप बताओ। तो उसने कहा कि चलो ठीक है, उसने खरीद लिया। तो इन दोनों के बीच में ये क्या हो गया, एक करार हो गया। तो इसने पहले क्या किया, प्रपोजल दिया, उसने प्रॉमिस किया कि हाँ मैं खरीदूंगा, उसने प्रॉमिस किया कि हाँ मैं खरीदूंगा। फिर उसके बाद क्या हुआ, इन दोनों के बीच एक एग्रीमेंट तैयार हुआ, और वही एग्रीमेंट हमारा क्या कहलाएगा, कॉन्ट्रैक्ट।